Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 9 geography. It is chapter 1 and name of the chapter is India size and location. So let's proceed. आपको पता है कि आपका इंडिया आपके वर्ल्ड का एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन माना जाता है, यानी बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में इंडियन सिविलाइजेशन का नाम आता है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन ना केवल आज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है, बल्कि पुराने समय की वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने में भी इंडिया का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसलिए इंडिया के बारे में जानना, उसके लोकेशन के बारे में जानना और उसके साइज़ के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले इंडिया के लोकेशन के बारे में। तो जो इंडिया का लोकेशन है, इंडिया आपका जो लोकेशन इंडिया का अर्थ में किधर है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एग्जैक्टली अर्थ में किस पार्ट में पाया जाता है, इसको जानने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड की मदद से ही हम किसी भी प्लेस को एड्रेस दे सकते हैं। जैसे आपके घर का एक यूनिक एड्रेस होता है जो सिर्फ आपके घर का एड्रेस होता है और किसी के घर का एड्रेस वर्ल्ड में वो नहीं होता जो आपके घर का एड्रेस होता है। तो वैसे ही एक एग्जैक्ट एड्रेस देना पड़ता है हर एक प्लेस को, जो एग्जैक्टली उसी प्लेस का एड्रेस होता है, और वो एड्रेस आपको देता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड के मदद से हम अर्थ में एग्जैक्टली एक प्लेस किधर है उसको लोकेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ना केवल पायलट, नेविगेटर या फिर आपके ड्राइवर्स या किसी के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक प्लेस का लोकेशन उस प्लेस के बारे में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है। तो हम इंडिया का लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से इंडिया का एड्रेस ले सकते हैं। तो आप इंडिया का लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट चलिए देखते हैं क्या है। तो अगर आप इंडिया का एड्रेस यानी इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखोगे तो लैटिट्यूड के हिसाब से हम 8 डिग्री नॉर्थ 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में हैं, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट में हैं। यानी लैटिट्यूड के हिसाब से हम अर्थ के नॉर्थन हेमिस्फीयर में आते हैं और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम अर्थ के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। तो ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो, लैटिट्यूड्स क्या होता है, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है। इसके लिए क्या करते हो, आप सबसे पहले इक्वेटर ड्रॉ करते हो जो अर्थ के बीचों बीच में होता है और जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर बन जाता है और इक्वेटर का नीचे वाला पार्ट्स आपका सदर्न हेमिस्फीयर बन जाता है। फिर आप इक्वेटर पे प्रोटेक्टर रखकर 90 डिग्रीज तक के मार्क कर लेते हो और उसके बाद आप हर एक एंगल्स के पॉइंट्स में एक एक लैटिट्यूड ड्रॉ कर देते हो। यानी ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल्स लेके 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे 90 डिग्री तक के एंगल्स ले करके 90 लैटिट्यूडनल लाइन ड्रॉ कर लेते हो उस पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के। वो लाइन जो आप ड्रॉ करते हो वो पैरेलल होता है इक्वेटर से। इसी तरह से आप नीचे भी वैसे ही ड्रॉ करते हो और ऊपर भी वैसे ही ड्रॉ करते हो। तो आपको क्या होता है, इक्वेटर से एग्जैक्ट ऊपर आपको 90 पैरेलल लाइंस मिल जाते हैं और इक्वेटर के नीचे भी आपको 90 पैरेलल लाइंस मिल जाते हैं। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइंस मत आप कंसीडर कीजिए, ओनली हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको कहा जाता है लैटिट्यूड। जब आप अर्थ को बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड कर देते हो तो इसको कहा जाता है लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड आपको पूरे के पूरे लैटिट्यूड्स इसमें पिक्चर में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि अगर हम एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर 90 लैटिट्यूड्स और इक्वेटर के नीचे 90 लैटिट्यूड्स दिखाएंगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग और अनक्लियर पिक्चर बन जाएगा। इसीलिए हमने आपको कुछ लैटिट्यूड्स बना करके दिखाया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इक्वेटर के ऊपर आपके 90 लैटिट्यूड्स बनेंगे और इक्वेटर के नीचे आपके 90 लैटिट्यूड्स बनेंगे, और इस तरह से आप लैटिट्यूड्स बना करके अर्थ को डिवाइड करते हो। फिर आप बनाते हो लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, आपका लैटिट्यूड तो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ को डिवाइड करता है
नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में। लॉन्गिट्यूड आपका वर्टिकल लाइंस होता है, जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं, वर्टिकल लाइंस होता है। और वर्टिकल लाइन ये जो बनता है ये अर्थ को डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इसको क्या बनाया जाता है, इसको आप नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक की आप लाइन को सर्किल ड्रॉ करते हो। आप नॉर्थ पोल से स्टार्ट करके उसको साउथ पोल से मिलाते हुए फिर अगेन नॉर्थ पोल तक लाते हो। तो आप क्या करते हो, आप एक पहला 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड्स बनाते हो, फिर उसके बाद उसके ईस्टर्न साइड में आप 180 लॉन्गिट्यूड्स बनाओगे और वेस्टर्न साइड में भी आप 180 लॉन्गिट्यूड्स बनाओगे, क्योंकि आपको पता है सर्किल में 360 डिग्री होता है। तो लॉन्गिट्यूड में भी आपका 360 लॉन्गिट्यूड बनेगा, क्योंकि सर्किल में जब 360 डिग्री होती है तो लॉन्गिट्यूड भी आपकी 360 बनेगी। तो 180 आपका ईस्टर्न साइड में बनेगा और 180 आपका वेस्टर्न साइड में बनेगा। तो लैटिट्यूड से जब हम अर्थ को डिवाइड करते हैं तो हम आते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और लॉन्गिट्यूड से जब हम अपने अर्थ को डिवाइड करते हैं तो हम आते हैं आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो जब आप दोनों को जोड़ दोगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स से अर्थ को जोड़ दोगे, तो इस तरह से पूरा अर्थ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल्स, छोटे छोटे क्वाड्रिलेटरल्स में आपका अर्थ डिवाइड हो जाएगा। और हर लाइन के, इसमें हर लैटिट्यूड्स का एक नंबर होता है, हर लॉन्गिट्यूड्स का एक नंबर होता है। और इस नंबर्स को देख करके कि किस लैटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड के बीच में आपका कंट्री या कोई भी प्लेस आ रहा है, उस नंबर के बेसिस में वो नंबर ही बन जाता है उस प्लेस का एड्रेस। तो इसी तरह से ये एड्रेस हर कंट्री को या हर प्लेस को दिया जाता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बना करके। इन रियलिटी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड जैसे कोई लाइन नहीं होते, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है। अगर आप सोचो कि अर्थ में जा कर के मैं इक्वेटर देखा हूँ या फिर कोई दूसरे लैटिट्यूड्स या दूसरे लॉन्गिट्यूड्स देखा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल अर्थ में ऐसे कोई लाइंस नहीं होते। ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है। इसको इमेजिन करके अर्थ को डिवाइड किया गया है, हमने अपने इसलिए डिवाइड किया है ताकि हम हर एक प्लेस को एक एड्रेस, एक लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन दे सके। तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेस को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के नंबर के हिसाब से लोकेट करते हो। जो आपका मोबाइल है जिसमें आपका गूगल मैप वर्क करता है, आप देखते हो कि आप ड्राइविंग करते हो और गूगल मैप में कोई आप लोकेशन डालते हो तो गूगल मैप आपको गाइड करता है उस प्लेस में रीच करने के लिए। तो ये गूगल मैप भी इस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के नंबर के बेसिस पे आपको गाइड करता है। इसी के थ्रू वो आपको बताता है कि कौन सा प्लेस किधर और कैसे पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, जब आप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो जाता है, तो वैसे आप इंडिया का भी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में डिवाइड कर दोगे। आप कई बार इंडिया का मैप जब देखोगे तो आप देखोगे उसके साइड्स में नंबर्स लिखे रहते हैं। ये नंबर्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के नंबर होते हैं, और उस नंबर के हिसाब से जब आप देखोगे तो आपका इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से स्टार्ट होता है, और वो कहाँ तक रीच करता है, आपके नॉर्थर्न पार्ट जो 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक आता है। और जो आपका ईस्टर्न पार्ट है वो और वेस्टर्न पार्ट है, तो वेस्टर्न पार्ट आपका स्टार्ट होगा 68 डिग्री 7 वेस्ट से और एंड होगा आपका 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। ठीक है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से, एक्चुअली यहाँ वेस्ट लिख रखा है, ये वेस्ट साइड का लॉन्गिट्यूड है, पर इसका नंबर आपका 68 डिग्री 7 ईस्ट ई होगा, ईस्ट, तो 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड के लिए आपको साउथ का सदर्न मोस्ट पॉइंट में को टच करना है, और नॉर्थ का आपको नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट को टच करना है। उसी तरह से ईस्ट का जब लॉन्गिट्यूड लोगे तो ईस्ट जो आपका इंडिया का सबसे जो ईस्टर्न साइड में सबसे आखिरी का जो कोना पड़ रहा है उसको नापा जाता है, और वेस्टर्न साइड में जो आपका वेस्टर्न इंडिया का जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है उसको कौन सा लॉन्गिट्यूड टच कर रहा है उसे देखा जाता है। तो इस तरह से जो लास्ट पॉइंट होती है, जो नॉर्थ की लास्ट पॉइंट है, जो उसका लैटिट्यूड लेंगे, साउथ का जो लास्ट पॉइंट है उसका लैटिट्यूड लेंगे, ईस्टर्न का जो लास्ट पॉइंट है उसका लॉन्गिट्यूड लेंगे, और वेस्टर्न का जो लास्ट पॉइंट है आपकी कंट्री का उसका लॉन्गिट्यूड लेंगे। और अगर आप स्केल से उसको मेजर करोगे तो आप देखोगे कि आपका इंडिया इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड के बीचों बीच आता है। तो ये आपके इंडिया का एक्चुअली
आपका इंडिया का लोकेशन है, ये लोकेशनल एड्रेस है। अगर कोई बच्चा अगर जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो और आप उससे पूछोगे कि इंडिया कहाँ है, तो वो कहेगा कि इंडिया वर्ल्ड में है। कुछ थोड़े इंटेलिजेंट बच्चों से पूछोगे कि इंडिया कहाँ है, तो वो कहेगा इंडिया एशिया में है। मगर जो बच्चा ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज रखता है वो इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, और इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन उसके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से बताया जा सकता है। तो आपने अभी तक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इंडिया का लोकेशन देखा। अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एक तरह का लैटिट्यूड होता है, जो कि लैटिट्यूड जैसे इक्वेटर 0 डिग्री का लैटिट्यूड होता है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड होता है वो उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी इंडिया के बीचों बीच से पास होता है और इंडिया को एग्जैक्टली 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, और बहुत सारे लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल का लैटिट्यूड, साउथ पोल का लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लैटिट्यूड, या फिर आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल का लैटिट्यूड, या इक्वेटर का लैटिट्यूड। तो उन 7 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री के बीचों बीच से पास होता है और हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो आप देख सकते हो इस फिगर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से पास हो रहा है और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये कि डॉटेड लाइन है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे कंट्री में 2 आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में है और जो साउथ के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, और लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में है और जो साउथ वेस्ट पार्ट में पड़ता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हो इंडिया का जो डाउन साउथ का पार्ट है, इंडिया के बगल में जो समुद्र है, जो ओशन है, उस ओशन में आप देखोगे, आपका ईस्टर्न साइड में आप देखोगे तो साउथ के ईस्टर्न साइड जहां समुद्र है वहां पे आप देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बनी हुई है। ये आपका कौन से सी में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल सी में पड़ता है। और इसी साउथ के आप वेस्टर्न पार्ट में जब देखोगे तो वेस्टर्न पार्ट में आपका लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है और ये आपका अरेबियन सी में पड़ता है। तो इस अपनी कंट्री में आपका 2 आइलैंड भी है जो इंडिया मेनलैंड से हट कर पाए जाते हैं। इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है मेनलैंड में वो होता है कन्याकुमारी। यानी जो मेन इंडिया बना हुआ है उसका जो आप सदर्न मोस्ट पॉइंट को टिप को टच करोगे तो वो आएगा आपका कन्याकुमारी, जहाँ पे 3 समुद्र जो हमारे इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल तीनों ओशन मीट करते हैं। पर ये इंडिया मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया के मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है तो वो है आपका कन्याकुमारी। मगर जो इंडिया यूनियन है, इंडियन यूनियन में क्या आता है, आइलैंड्स भी आते हैं आपके। तो अगर उसका इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाएगा तो आपको लिखना है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपके अंडमान निकोबार आइलैंड के निकोबार आइलैंड का एक विलेज है जो इंडिया का लास्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है, लास्ट पॉइंट पड़ता है। मगर अब ये जो इंदिरा पॉइंट जो हमारे कंट्री का एक्चुअली इंडियन यूनियन का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होता था, अब वो सबमर्ज हो गया है, वाटर में डूब गया है। 2004 की जब सुनामी आई थी तब वो वाटर में सबमर्ज हो गया था, डूब गया था। अब हम इंडिया का लोकेशन के बाद थोड़ा सा इंडिया के साइज को भी समझ ले। इंडिया जो है उसका जो टोटल एरिया, अगर आप उसका पूरे इंडिया का एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो होगा आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड के एरिया, पूरे वर्ल्ड में जितने लैंड है उस लैंड के हिसाब से जब आप अपनी इंडिया को कंपेयर करोगे तो वर्ल्ड के पूरे लैंड में इंडिया 2.4% लैंड ऑक्युपाई करती है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इसका एरिया वाइज वर्ल्ड में 7th पोजीशन आता है, यानी ये 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। इससे जो बड़ी कंट्री हैं जो इंडिया की साइज से जो बड़ी होती हैं वो है आपकी रशिया,
कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये सारे नाम जो मैंने आपको बताए ये सभी ऑर्डर में है, यानी कि सबसे बड़ा कंट्री कौन सा हुआ एरिया वाइज? रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील एंड देन ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी 6 कंट्री है जिसका एरिया इंडिया से बड़ा है। बाकी जो वर्ल्ड में सारी कंट्रीज से इंडिया बड़ा है। इंडिया 7th पोजीशन में आएगा। 6 कंट्री सिर्फ इंडिया से बड़ी साइज में है, बाकी सब इंडिया से साइज में छोटी हैं। तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री और इंडिया का आपको कोस्टल बाउंड्री कितना है ये आपको बता दूं मैं। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, देखिए आप इंडिया का जब मैप देखते हो तो लैंड बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री क्या होती है? देखो, जो इंडिया का नॉर्थन पार्ट है उसके अगल बगल में लैंड है, तो इंडिया की जो बाउंड्री बनती है वो लैंड के साथ बनती है। पर जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वो आपका कोस्टल पार्ट है, क्योंकि इसके अगल बगल में समुद्र होता है। तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो उसको कहा जाता है, जो इंडिया का जो आउटर पेरीमीटर जो होता है, जो आउट लेयर होता है जो इंडिया का, जब वो इंडिया लैंड के साथ बाउंड्री बनाता है तो उसको कहा जाता है लैंड बाउंड्री। और जब इंडिया अपना ओशन के साथ बाउंड्री बनाता है तो उसको कहा जाता है कोस्टल बाउंड्री। तो सदर्न पार्ट में आप देख सकते हो कि हमारे सदर्न पार्ट में सिर्फ ओशन ही ओशन है, तो इंडिया की बाउंड्री किससे बनती है? ओशन से बनती है। इवन हमारे जो 2 आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, इनकी पूरी की पूरी बाउंड्री, क्योंकि आइलैंड है तो पूरी की पूरी बाउंड्री ओशन से बनती है, तो इनकी तो पूरी की पूरी कोस्टल बाउंड्री ही है। तो सदर्न इंडिया का और दोनों आइलैंड का कोस्टल बाउंड्री है, और जो नॉर्थन पार्ट का इंडिया है उसकी बाउंड्री लैंड से बनती है। ठीक है, तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है और इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है वो कितनी है? तो जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो है टोटल 15,200 किलोमीटर, और इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है वो है आपका 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कोस्टल बाउंड्री ऑलमोस्ट हाफ हो गया आपका लैंड बाउंड्री से। ठीक है, तो ये आपकी बाउंड्री का इंफॉर्मेशन था इंडिया का। फिर इंडिया के जो नॉर्थन साइड में है, या नॉर्थ ईस्टर्न के साइड में, या नॉर्थ वेस्टर्न के साइड में आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिखेंगे, जिससे वो इंडिया आपको इंडिया की बाउंड्री जैसे बना रखा है उन लोगों ने। सारे यंग फोल्ड माउंटेन ने इंडिया के नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में बाउंड्री बना रखा है। फिर जब इंडिया साउथ की तरफ जाता है तो वो टैपर यानी पतला होते जाता है। आप देखो कि इंडिया स्टार्टिंग में थोड़ा ब्रॉड रहता है, और जब नीचे जाते जाता है तो वो थोड़ी सी पतली होती जाती है, टैपर होते जाता है, पतला होते जाता है। और वो कहाँ पे? इंडियन ओशन में उसका जो टैपर पार्ट पड़ता है, और वो इंडियन ओशन को फिर 2 सी में डिवाइड कर देता है। एक हो जाता है आपका बे ऑफ बंगाल सी जो कि ईस्टर्न साइड में आता है, और एक हो जाता है अरेबियन सी जो आपके वेस्टर्न साइड में आता है। तो ये देख सकते हो आप। देखो इंडिया का जो स्टार्टिंग में जो नॉर्थन पार्ट है वो थोड़ा ब्रॉड है, फिर जब वो साउथ में आने लगता है तो वो टैपर होने लगा, देखो पतला होने लगा, और फिर वो इंडियन ओशन को टच करता है, और इंडियन ओशन को वो फिर 2 सी में डिवाइड कर देता है। जो उसके ईस्टर्न साइड का जो सी आता है वो आता है आपका बे ऑफ बंगाल, और जो वेस्टर्न साइड में जो सी आता है वो आता है आपका अरेबियन सी। तो ये आपका जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपने पढ़ा कि आपका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। तो ये लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को अगर आप बड़े नंबर का लैटिट्यूड को छोटे नंबर से माइनस करोगे, या बड़े नंबर के लॉन्गिट्यूड को छोटे नंबर के लॉन्गिट्यूड से माइनस करोगे, तो आप देखोगे कि अप्रॉक्सीमेटली वो 30 तक आता है। एग्जैक्टली नहीं, पर अप्रॉक्सीमेटली वो 30 तक आता है। तो हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज कि हमारे कंट्री से टोटल 30 लैटिट्यूड्स एंड 30 लॉन्गिट्यूड पास होते हैं। अगर आप अपने कंट्री का डिस्टेंस देखोगे, नॉर्थ के इंडिया के नॉर्थन मोस्ट पॉइंट से लेकर के इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हो, तो उस लाइन का क्या डिस्टेंस होगा? नॉर्थ से साउथ लाइन का डिस्टेंस होगा 3214 किलोमीटर। और अगर आप इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट को इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दोगे तो उसका डिस्टेंस होगा 2933 किलोमीटर। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है किस तरह से ज्वाइन किया गया है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट को वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से और नॉर्थन मोस्ट पॉइंट को सदर्न मोस्ट पॉइंट से, और कितना डिस्टेंस कवर होता है ये आपको दिखाया गया है। ठीक है,
अब हम जब देखते हैं कि हमारे कंट्री से कितने लॉन्गिट्यूड पास हो रहे हैं, 30 लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड भी 30 पास होते हैं और लॉन्गिट्यूड भी 30 पास होते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो किसी भी एरिया का लोकल टाइम डिसाइड करते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि हर कंट्री का टाइम अलग अलग चलता है। हाँ, जो अब जब आपके कंट्री में कुछ टाइम होता है तो दूसरे कंट्री में कुछ और टाइम होता है। तो हर कंट्री अपना अपना टाइम किस बेसिस पे डिसाइड करता है, लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे डिसाइड करता है। ठीक है, वो अपने कंट्री से पास होने वाले सभी लॉन्गिट्यूड में से कोई एक लॉन्गिट्यूड ले लेती है और उसको अपने कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम बना लेती है। तो हमारे कंट्री में 30 लॉन्गिट्यूड पास होते हैं। ठीक है, तो हमारे कंट्री में अगर 30 लॉन्गिट्यूड पास होते हैं, आपको पता है 30 लॉन्गिट्यूड जब सन का रे पड़ता है तो सभी लॉन्गिट्यूड में एक साथ रे नहीं पड़ता है। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में सन रे को जाने के लिए 4 मिनट लगता है। तो आप सोच लो कि जो हमारा जो लास्ट ईस्टर्न मोस्ट साइड का लॉन्गिट्यूड है उससे वेस्टर्न मोस्ट साइड का जो लॉन्गिट्यूड है उसमें जाने के लिए 97 वाले लॉन्गिट्यूड से 68 वाले लॉन्गिट्यूड में जाने के लिए 30 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करना पड़ेगा उसको, सन रे को, और हर एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में उसको 4 मिनट्स लग रहा है। तो टोटल 30 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, उसको 30 × 4 यानी 120 मिनट्स लगेगा। यानी कि 120 मिनट का क्या मतलब होता है, 2 आवर। 60 मिनट का 1 आवर होता है तो 120 मिनट्स का आपका हो जाएगा 2 आवर। ये देखो मैंने छोटे से कैलकुलेशन से आपको बताया है। तो क्योंकि एक एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट्स लगता है और हमारे कंट्री में 30 लॉन्गिट्यूड है, तो आपका ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड से वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड में आने के लिए आपको 30 × 4 यानी 120 मिनट यानी 2 आवर्स लगेगा। तो कि आपको पता है कि आपके इंडिया के जो ईस्टर्न मोस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश है, वेस्टर्न मोस्ट साइड में आपका गुजरात है। तो क्या हुआ, जब आपका अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होगा, उस सनराइज को जब अरुणाचल प्रदेश ने देखा उसके 2 घंटे के बाद उस सनराइज को गुजरात के लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो गुजरात में सन दिखता है वो एक्चुअली 2 घंटे पहले ही अरुणाचल प्रदेश के साइड में दिख चुका है, और अरुणाचल प्रदेश में जो सन दिख रहा है वो 2 घंटे के बाद फिर जाकर के गुजरात में दिखेगा, क्योंकि सन रे को एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में ट्रैवल करने में 4 मिनट्स लगता है। तो क्या हुआ, इससे क्या पता चलता है कि आपके कंट्री में 2 आवर्स का लैग चलता है। मतलब वी हैव ऑलमोस्ट टाइम लैग ऑफ ऑलमोस्ट 2 आवर इन आवर कंट्री। तो ये जो 2 घंटे का टाइम लैग है, तो इससे क्या होगा, अगर हर प्लेस अपनी अपनी लॉन्गिट्यूड को फॉलो करने लगेगा तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एक्सीडेंट भी हो सकती है। मान लो कोई एरोप्लेन स्टार्ट हो रहा है, फ्लाइट स्टार्ट हो रही है अरुणाचल प्रदेश से 2 o'clock को, और वो गुजरात तक जानी है उस फ्लाइट को, और वो गुजरात वालों को बोलता है कि मेरी फ्लाइट 2 o'clock को स्टार्ट हुई है और 4 o'clock तक आपके कंट्री में आपके प्लेस में आ जाएगी। तो गुजरात वाले क्या सोचेंगे, 4 o'clock को आना है, मगर जब उनके प्लेस में 2 o'clock हो रहा था तब एक्चुअली गुजरात में 12 o'clock हो रहा था। तो उसको, और वो फ्लाइट जो अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से 4 o'clock को पहुंचेगी वो गुजरात के हिसाब से एक्चुअली 2 o'clock को ही पहुंच जाएगी। क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के टाइम से 2 घंटा पीछे गुजरात का टाइम चल रहा है। तो अगर हर प्लेस अपने अपने लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अपना अपना टाइम डिसाइड कर लेगा तो क्या होगा, कंट्री में पूरा कंफ्यूजन हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए हमारी कंट्री ने क्या किया, एक लॉन्गिट्यूड को एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन एक्सेप्ट कर लिया। मैंने एक ही लॉन्गिट्यूड को पूरे आप इंडिया का लॉन्गिट्यूड्स मान लिए। तो इसके हिसाब से क्या हो जाता है आपका, आपने क्या किया, आपने एक जो बीचों बीच जो आपका लॉन्गिट्यूड क्रॉस होता है आपके इंडिया का 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में क्या आता है, 82 डिग्री आता है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट आता है। तो उस लॉन्गिट्यूड को जो मिर्जापुर से एक्चुअली क्रॉस होता है उसको हमने मान लिया है कि वो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करेगा। ठीक है, तो उसी टाइम को अब पूरे गुजरात में भी फॉलो किया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में भी फॉलो किया जाता है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से क्या होता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से आपका लॉन्गिट्यूड से आपका टाइम डिसाइड होता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से आपका डिसाइड होता है डे और नाइट का ड्यूरेशन। ठीक है, डे और नाइट का ड्यूरेशन कैसे डिसाइड होता है, अगर आप इक्वेटर के आसपास के लैटिट्यूड में हैं,
ठीक है। इक्वेटर के आसपास के मतलब जितना ही आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे ना, आपके डे और नाइट के ड्यूरेशन में उतना ही अंतर आने लगेगा। जो प्लेसेस इक्वेटर के आसपास होती हैं उनके डे और नाइट के बीच में ज़्यादा डिमार्केशन नहीं होता, उसमें 12 आवर का डे भी होता है और 12 आवर की नाइट भी होती है। ठीक है। तो जितना ही आप दूर जाते जाओगे आपका डे और नाइट में जो इक्वल ड्यूरेशन है वो कम होता जाएगा। ठंडी के दिन में आपका क्या होगा, डे का टाइम कम हो जाएगा, नाइट का बढ़ जाएगा, और गर्मी के दिन में क्या हो जाएगा, डे का टाइम बढ़ जाएगा और नाइट का टाइम कम हो जाएगा। मगर जो प्लेसेस इक्वेटर के आसपास रहती हैं उनके डे और नाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो बिल्कुल क्लियरली डिमार्केटेड होता है। इसीलिए आप देख भी सकते हो कि आप अगर कन्याकुमारी का डे और नाइट का ड्यूरेशन देखोगे और कश्मीर का डे और नाइट का ड्यूरेशन देखोगे तो आप देखते हो कन्याकुमारी कहाँ होता है, हमारे इंडिया का सदर्न पार्ट में होता है। ठीक है। और वो क्या होता है, इक्वेटर के पास होता है। हम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से। इक्वेटर का होता है 0 डिग्री। तो आप सोच सकते हो 8 डिग्री 4 नॉर्थ ऑलमोस्ट इक्वेटर से थोड़ा ही दूर में है। तो इसीलिए कन्याकुमारी का आपका डे और नाइट का ड्यूरेशन इक्वली डिमार्केटेड होगा। मगर कश्मीर जो बिल्कुल और बहुत दूर चली जाती है इक्वेटर से, तो वो बिल्कुल आपकी इंडिया के नॉर्थन साइड में है, तो उसका आपका डे और नाइट का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। अब हम इंडिया का और वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया और वर्ल्ड के बारे में हम जो देखते हैं कि इंडिया आप अगर लोकेट करोगे, आप वर्ल्ड में देखोगे तो इंडिया आपका एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है। तो देखो आप इंडिया को देख सकते हो, इंडिया क्या है, सदर्न एशिया के बिल्कुल सदर्न पार्ट में है, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, और नीचे वाले पार्ट में बीचों बीच आपका इंडिया आता है। तो इंडिया आपका कहाँ आया, इंडिया आपके एशिया के सदर्न मोस्ट साउथ सेंट्रल पार्ट में आता है। ठीक है ना। और उसके बाद इंडिया के सराउंडिंग में 3 ओशंस होते हैं। तो आपने देखा ही इंडिया जब टैपर होने लगता है साउथ में तो उसकी सराउंडिंग में 3 ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है और इंडियन ओशन है। तो ये ओशन से क्या हेल्प मिलती है, ओशन से वो आपका रिलेशनशिप बना सकता है दूसरे कंट्री से। ठीक है। तो अपना वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से उसने रिलेशनशिप किससे बनाया, इस सी रूट के अपने वेस्टर्न कोस्ट, इंडिया का जो वेस्ट साइड का जो कोस्टल लाइन है उससे, उस साइड से उसने अपने वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका और यूरोप वाले कंट्री से रिलेशनशिप बनाई। और जो अपना इंडिया का ईस्ट साइड है, साउथ में जो आपका पड़ता है ईस्टर्न साइड, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट जो पड़ता है साउथ में, उस ईस्टर्न कोस्ट से उसने ईस्ट एशिया से और साउथ ईस्ट एशिया से रिलेशनशिप बनाई। ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, देखो आपका जो इंडिया का वेस्टर्न, जो साउथ में वेस्टर्न साइड का जो कोस्ट होता है साउथ का, उससे आप देख सकते हो अफ्रीका वाली कॉन्टिनेंट नज़दीक पड़ रही है, आपकी एशिया की दूसरा वेस्टर्न साइड आपका एशिया का क्लोज है, और वहाँ से आप यूरोप साइड में भी जा सकते हो। और जो ईस्टर्न साइड है आपके कोस्ट का, साउथ का जो ईस्टर्न साइड कोस्ट है, इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, उससे आप ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जा सकते हो। तो ये क्या हुआ, इंडिया का जो लोकेशन है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और इसके थ्रू वो डिफरेंट प्लेसेस से अपना डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज से अपना रिलेशनशिप बना सका है। पास से ही ये आपका जो सीस है, जो आप ओशंस जो आपके डाउन में है इंडिया के, उसने काफ़ी हेल्प किया है इंडिया को अपने रिलेशनशिप मेंटेन करने में। अब और एक बात आप देख लो कि जो स्विच कैनाल है जो ओपन हो गया था, कब ओपन हुआ है, 1869 में, उसके कारण अब और भी ज़्यादा क्लोज यूरोपियन कंट्री से आ गए। पहले यूरोप तक जाने के लिए इंडिया को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था, पर स्विच कैनाल जब खुल गया तो वो शॉर्ट डिस्टेंस में इंडिया से आप यूरोप जा सकते हैं। देखो यहाँ स्विच कैनाल आपको दिखाया गया है। देखो पहले क्या करते थे, हम इंडिया से अफ्रीका को पूरे क्रॉस करते हुए यूरोप में जाते थे। ठीक है, इंडिया से पूरा अफ्रीका को क्रॉस करते हुए यूरोप में जाते थे और लंदन रीच करते थे। मगर जब स्विच कैनाल खुल गया, ये देखो शॉर्टकट रूट खुल गया एक, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, शॉर्टकट रूट है आपका स्विच कैनाल। पहले था ये आपका केप ऑफ गुड होप, ये जो बड़ा सा रास्ता जो लॉन्ग रूट हुआ करता था वो कहलाता था केप ऑफ गुड होप। और जो ये शॉर्टकट रूट खुल गया, स्विच कैनाल खुल गया, तब हमारा डिस्टेंस और भी कम हो गया, तब हम बहुत और भी जल्दी से कम डिस्टेंस में यूरोपियन कंट्रीज को रीच करने लग गए। ठीक है, तो एंशियंट टाइम में
ऐसा नहीं था कि ये सी रूट तो बाद में जब शिप वेब डेवलप हो गई और लोग इतने लॉन्ग लॉन्ग जर्नी करने लग गए तब एक्चुअली सी रूट को यूज़ किया जाने लगा। इससे पहले भी हमारे इंडिया में ट्रैवलिंग हुई है और वो हुई है हिमालयन के पासेस से। बहुत सारे पास होते हैं, पास करने पासेस से, जैसे नथुला पास एंड अदर पासेस है इंडिया में, उसके थ्रू आप हिमालय को क्रॉस करते हुए इंडिया में एंटर कर सकते हो। तो पहले जो सबसे एंशियंट टाइम था, अब हिमालय के पास के थ्रू ही हमारे कंट्री में लोग आया करते थे। आप हिस्ट्री में आप देखोगे कि ज़्यादातर जो अटैक हुआ है नॉर्थ इंडिया के साइड में अटैक हुआ है, क्योंकि सी रूट के साइड से तो बहुत बाद में आपके यूरोपियन कंट्रीज आना स्टार्ट किए हैं। उससे पहले के जो अटैक थे वो पहले आपके हिमालय के पास के थ्रू इंडियन के नॉर्थन साइड में लोग आया करते थे। तो पहले इंडिया का हिमालय पास में जो पासेस बने हुए हैं उसके थ्रू इंडिया में ट्रैवलर्स आया करते थे। बाद में सी रूट भी उसके हेल्प करने लग गया। तो जो भी है, जिस भी रूट से इंडिया के पास लोग आते थे या इंडिया दूसरे कंट्रीज के पास जाता था, इससे क्या होते थे, बहुत चीज़ें एक्सचेंज होती थी। हमने इस रूट के थ्रू लोगों को आइडिया दिया अपने उपनिषद का और रामायण का, पंचतंत्र की स्टोरी दी हमने वर्ल्ड को। इसके साथ हमने वर्ल्ड को इंडियन न्यूमेरिकल एंड डेसिमल सिस्टम दिए, स्पाइसेस, मुस्लिन जैसे बहुत सारे मटेरियल हमने वर्ल्ड को अपने कंट्री से दिया है। तो ये सारे इंडिया हिमालय के पास के थ्रू और सी रूट के थ्रू हमने ये सारी चीज़ें वर्ल्ड को दिया है। और कुछ चीज़ें हमने वर्ल्ड से लिया भी है, जैसे ग्रीक का स्कल्पचर स्टाइल या आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डूम एंड मिनारेट फ्रॉम वेस्ट इंडिया। जो ये डूम होते हैं, जो आप देखते हो मस्जिद के ऊपर क्या बना रहता है, एक डूम बना रहता है ना, बड़ा, उसके सबसे ऊपर में एक डूम जो बना रहता है, या उसके मीनार खड़े रहते हैं, जैसे ताजमहल के 4 मीनार खड़े हैं या 4 मीनार्स के मीनार खड़े हैं। तो ये जो मिनारेट सिस्टम, डूम सिस्टम, ग्रीक का स्कल्पचर स्टाइल, ये सब हमको फॉरेन की कंट्री से मिला है। और ये इस रूट के थ्रू ना केवल हमने अपना बहुत कुछ उनको दिया है, उनसे भी हमने बहुत कुछ अपने कंट्री में लाया है। तो अब कुछ हम इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है, तो इंडिया बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में भी और प्रोविंसेस में डिवाइड थे। प्रोविंसेस क्या था, वो प्लेसेस जिसको ब्रिटिश रूलर रूल कर रहे थे, और प्रिंसली स्टेट वो प्लेसेस थे जिसको इंडिपेंडेंट रूलर यानी कुछ राजा महाराजा लोग रूल कर रहे थे। पर जब इंडिपेंडेंस हो गया तो ये प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस दोनों कंबाइन हो करके एक इंडिया का फॉर्मेशन करती है, एक स्ट्रॉन्ग एंड बिग कंट्री का फॉर्मेशन करती है। आज प्रेजेंटली हमारे कंट्री में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 8 यूनियन टेरिटरीज में जो दामन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली है वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में है। यानी कि आप साउथ इंडिया में देखते हो कि जो कोस्ट लाइन बनी हुई है, उस कोस्ट लाइन का जो वेस्टर्न पार्ट है, इसमें ये 2 यूनियन टेरिटरी दामन दीव एंड दादर एंड नागर हवेली आती है। और इसके जो ईस्टर्न साइड का जो कोस्ट है उस पर पौंडीचेरी आएगी आपकी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इंडिया कितना बड़ा और कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज को कंटेन किया हुआ है। फिर हम अपने इंडिया के नेबर्स को देख ले, स्पेशली वो नेबर्स जो हमारे स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। वो नेबर्स कौन कौन से हैं जो हमारी इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? आपका है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर आपका आता है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपके नॉर्थ वेस्ट साइड में आएगा, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में। चाइना जिसमें तिब्बत भी आता है साथ में, और नेपाल एंड भूटान आपके इंडिया के नॉर्थ साइड में आएगा। म्यांमार, बांग्लादेश आप इंडिया के ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट साइड बोल सकते हैं, वहाँ पे आता है। ये सारे कंट्रीज हमारे इंडियन स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं। अब जो साउथ में है, साउथ में कोई हमारे साथ बाउंड्री तो नहीं शेयर करता, पर हमारे कंट्री के बहुत नज़दीक है। एक है श्रीलंका जो कि आपका गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट से इंडिया से सेपरेटेड है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट एक छोटे छोटे वाटर बॉडीज होते हैं, जो कि ये दोनों गल्फ एंड मन्नार एंड आपका गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट एक दूसरे से एडम ब्रिज यानी कि राम सेतु से सेपरेटेड है। ठीक है, राम सेतु ने इन दोनों का गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट को सेपरेट कर रखा है। ठीक है, तो ये पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार से आप कनेक्शन है आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार आता है। तो ये सदर्न पार्ट में बाउंड्री तो नहीं शेयर करते हैं,
पर एक छोटी सी वाटर बॉडी के थ्रू हम दोनों सेपरेटेड है, इंडिया एंड श्रीलंका। साथ में मालदीव एक आइलैंड है। श्रीलंका एंड मालदीव दोनों आइलैंड हमारे सदर्न साइड में पड़ते हैं। मालदीव आपको लक्षद्वीप के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज आपके इंडिया के नेबर्स हैं, इंडिया के अगल बगल में रहते हैं। आप देख सकते हो इसमें कुछ कंट्रीज आपकी दिखा दी गई है। आप देख सकते हो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पहले देख लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है। अब नॉर्थ साइड में देख लो चाइना है, नेपाल है, भूटान भी है आपका, देखिए छोटा सा बना हुआ है, ठीक है। और फिर आपके ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड या ईस्टर्न साइड जो भी बोलो आप, बांग्लादेश बनी हुई है, म्यांमार बना हुआ है, नीचे आपका श्रीलंका भी दिख रहा है, ठीक है। 2 आइलैंड्स दिख रहे हैं। मालदीव आपको दिख नहीं रहा है, पर जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है उसके नीचे में आपका मालदीव बना रहेगा। तो जो वो स्टेट जो इंडियन के नेबरिंग कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, वो स्टेट कौन कौन सी है? पाकिस्तान अपना बाउंड्री शेयर करता है पंजाब, गुजरात, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जो मैंने यूटी लिख रखा है, ठीक है। चाइना अपना शेयर करता है बॉर्डर लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से और सिक्किम से। बांग्लादेश आपका किस किस से बॉर्डर शेयर करता है? वेस्ट बंगाल से, असम से, मेघालय से, मिजोरम से और त्रिपुरा से। म्यांमार आपका बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, नागालैंड से और मिजोरम से। भूटान आपका शेयर करता है बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम से। नेपाल आपका 5 स्टेट से अपनी बॉर्डर शेयर करती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड सिक्किम। अफगानिस्तान का मैंने इसमें नहीं बताया है। एक्चुअली अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है जम्मू एंड कश्मीर से, पर जिस जम्मू एंड कश्मीर से वो बॉर्डर शेयर करता है वो डिस्प्यूटेड लैंड में आता है। एक्चुअली अभी उसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। तो एक्चुअल में क्योंकि हम उसको भी अपना ही कंट्री का पार्ट मानते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि अफगानिस्तान भी हमारे कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है। बट अफगानिस्तान एक्चुअली उस पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बॉर्डर शेयर कर रहा है जो कि POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही है। आप इस चैप्टर में आपको मैं एक सजेशन ये दूंगी कि आप जरूर से इंडियन मैप को देख लें और इंडिया की स्टेट्स को जरूर याद रखें, क्योंकि ये इंडिया का लोकेशन, इंडिया के साइज एंड लोकेशन का चैप्टर है। तो इंडिया में कौन सा स्टेट किस साइड पड़ता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जरूर से इस मैप को देख लीजिएगा। इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आप देख सकते हो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स भी दिया है, तो चाहे तो आप इसको पॉज करके इसके नोट्स को नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।